नमस्कार, वहां स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में किया गया, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलिब्रिटी पहुंचे। सोमवार को अभिनेता धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हुए। बेटे सनी देओल ने धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि अभिनेता धर्मेंद्र लंबे समय से अस्वस्थ थे। कुछ दिनों पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां इलाज के बाद परिजन उन्हें घर ले गए थे। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। तो ये देखिए, 300 फिल्मों से ज्यादा पिक्चरें करने वाले धर्मेंद्र, जो कि कभी ही मैन के नाम से मशहूर हुए। 1960-1970 का दशक, जब हर घर में सिर्फ धर्मेंद्र की ही बात हुआ करती थी और इनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि कोई व्यक्ति पहली बार जब उनसे मिलने के लिए जाता था तो वो कभी उसे ऐसा लगता नहीं था कि वो पहली बार धर्मेंद्र जी के पास मिलने के लिए आया है। ऐसे कई उदाहरण हैं और आज हमने फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र जी की बात सुनी। उन्होंने भी वैसा ही बताया कि जब वो 2008 में पहली बार धर्मेंद्र पाजी से मिलने गए तो धर्मेंद्र पाजी ने उनसे पूछा कि भाई रोटी खाई कि नहीं। तो ये उनका अपनापन दिखाने का उनका एक अपना तरीका था। महान व्यक्तित्व था उनका। 300 से ज़्यादा फिल्में की और एक लंबा चौड़ा करियर उनका। 1960 में पहली पिक्चर से डेब्यू उन्होंने किया। 60 और 70 में बहुत ही प्रसिद्धि उनको मिली और 2011 में भी उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2011 में भी उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ में एक मूवी की, यमला पगला दीवाना, जिसका सीक्वल भी आया और दोनों ही पिक्चरें लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। एक ही फैमिली पर आधारित एक और मूवी थी अपने, और उस मूवी में भी धर्मेंद्र पाजी ने इतना सुंदर किरदार किया था कि मानो लगता था कि ये इनके घर की असली कहानी है। इसमें बॉबी देओल भी थे उनके बेटे और सनी देओल भी थे। तो 89 साल के हो चुके थे, अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके डायलॉग्स जो कल्ट डायलॉग बने, आज भी उन्हें याद किया जाता है। और जब उनके डायलॉग्स की तुलना आज के हिसाब से होती है तो लोग कहते हैं कि उनकी तरह की एनर्जेटिक डायलॉग्स हर कोई नहीं बोल सकता। 1960 में दिल भी मेरा तेरा, इससे शुरुआत की। 70 के दशक में एक्शन, रोमांस और कॉमेडी, हर जॉनर पर उनकी मजबूत पकड़ रही। दर्शकों को उन्होंने हंसाया, रुलाया, सब कुछ, हर तरह की एक्टिंग में वो माहिर थे। जब एक्शन की बात हो तो उस समय उनसे बेहतर कोई एक्शन भी नहीं कर पाता था। और पिक्चर के हिसाब से अगर कोई अलग तरह की ड्रेस उनको दी जाती थी, जो 1970, 80, 90 ऐसे दशकों में बहुत ही आम नहीं थी, तो दूसरे एक्टर जहां मना कर देते थे वहां धर्मेंद्र पाजी उन कपड़ों को पहन लिया करते थे और वो बाद में एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाया करता था। छत्तीसगढ़ के दुर्दांत नक्सली हिडमा की मौत के बाद बवाल थमता नहीं दिख रहा है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों से लेकर सोशल मीडिया के बाद अब दिल्ली के प्रदर्शन में भी हिडमा के समर्थन में नारे सुनने को मिल रहे हैं। इस बीच नक्सलवाद के समर्थन और विरोध को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। दुर्दांत नक्सली हिडमा के समर्थन में क्यों नारे लगे, क्यों नारे लगाने वालों को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बुलाया छत्तीसगढ़, रिपोर्ट में देखिए। हिडमा नक्सलवाद का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था। वह दुर्दांत नक्सली था, कई नरसंहार का जिम्मेदार था, सैकड़ों मौतों का गुनहगार था। हिडमा की वजह से देश के कई वीर सैनिक शहीद हुए, कई घर उजड़े, कई परिवारों को अपना चिराग खोना पड़ा। फिर भी देश में एक तबका ऐसा भी है जो दुर्दांत नक्सली की मौत पर आंसू बहा रहा है। पहले तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हिडमा के समर्थन में आवाज उठी, फिर लोगों ने सोशल मीडिया में हिडमा को ग्लोरीफाई किया। अब देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में भी हिडमा के समर्थन में कुछ युवा नारे लगाते नजर आए। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिडमा के समर्थन में लगने वाले नारों ने यह बता दिया है कि बस्तर से नक्सलवाद भले ही खात्मे की ओर है, वैचारिक रूप से नक्सलवाद की जड़ें अब भी गहरी है। इसकी गूंज हिडमा के समर्थन में लगने वाले नारों के रूप में देश की राजधानी तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि नक्सलवाद के समर्थन
और विरोध को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है, और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं जरूर इनको कहना चाहता हूं, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर मजबूत और ठोस कार्रवाइयां होगी। इसके पीछे वही टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या हश्र हो रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रहा है, और इसलिए इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। देखिए, कौन नारा लगा रहा है, कौन पोस्ट कर रहा है, किसको रोकेंगे आप? आज बस्तर में आप देखेंगे बहुत सोशल मीडियाओं में, चाहे समाज के ग्रुप में हो, बहुत सारे ऐसे ग्रुपों में हो, कोई तो नक्सली लीडर हिडमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, कोई उसको अन्य तरह से पेश कर रहे हैं, तो किसको रोकेंगे आप? लेकिन कौन किसका नारा लगा रहा है, कौन किसके खिलाफ लिख रहा है, वो जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हमेशा आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही, आगे भी लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीते 2 सालों में हिडमा समेत कई दुर्दांत नक्सलियों की मौत हो चुकी है। बस्तर के अंतिम छोर तक विकास भी पहुंच रहा है। इस बीच देश की राजधानी में हिडमा के समर्थन में नारेबाजी चिंतित तो करती ही है, ये संकेत भी देती है कि बस्तर समेत पूरे देश से सशस्त्र नक्सलवाद भले मार 2026 में समाप्त हो जाए, पर नक्सलवाद की विचारधारा से लड़ाई अभी लंबी चलेगी। गौरव शर्मा, रायपुर, INH न्यूज। मध्य प्रदेश में पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आज राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर से 2000 से अधिक जनप्रतिनिधि और अधिकारी हिस्सा उन्होंने लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यशाला और वाटरशेड महोत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया। यह आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 नवंबर तक चलेगा। इस 3 दिवसीय मंथन के दौरान पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के विभिन्न उपायों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, जिनमें हर घर जल, प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वच्छता अभियान और बढ़ते साइबर अपराध जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। इन विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और चुनौतियों का समाधान खोजा जा सके। कार्यशाला के समापन सत्र में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहेंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा खेत तालाब निर्माण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों और जनपद पंचायतों को भी सम्मानित करने की योजना है। पुरस्कारों को 2 श्रेणियों A और B में बांटा गया है। A श्रेणी में अनूपपुर जिले को और B श्रेणी में बालाघाट जिले को खेत तालाब निर्माण में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह विकासखंड स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जनपद पंचायतों को इन्हीं श्रेणियों के तहत सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड अब नए प्रोजेक्ट्स और नए कलेवर के साथ सामने आ रहा है। अब तक हाउसिंग बोर्ड विश्वसनीयता के संकट का सामना करता रहा है। अब राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड में कई बड़े बदलाव किए हैं। सरकार के किन फैसलों से हाउसिंग बोर्ड की स्थिति बदली, क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने बीते कुछ महीनों में प्रदेश के सभी जिलों में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। हाउसिंग बोर्ड के आवास मेले में ही 2000 करोड़ से अधिक राशि के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। हाउसिंग बोर्ड को इन प्रोजेक्ट्स में
शानदार रेस्पॉन्स भी मिला। दरअसल हाउसिंग बोर्ड को मिल रहे रेस्पॉन्स के पीछे कई बड़े बदलाव हैं। पहले तो राज्य सरकार ने 700 करोड़ से अधिक कर्ज की राशि का निराकरण किया, जिससे लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड जूझ रहा था। ऐसे कई बदलावों ने हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स को मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए न सिर्फ उपयोगी बनाया, बल्कि हाउसिंग बोर्ड की छवि को बदलने और विश्वास अर्जित करने में भी अहम भूमिका निभाई। बहरहाल अब जान लीजिए कि हाउसिंग बोर्ड में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स के लिए अब स्थल चयन जिला स्तर पर होगा। कलेक्टर अपने जिले में ऐसे स्थानों का चयन करेंगे जहां सभी सुविधाएं होंगी। आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त और शहर के करीब ही प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। अब किसी भी प्रोजेक्ट पर काम तभी शुरू होगा जब 30% बुकिंग आएगी। सभी शहरों में कलेक्टर गाइडलाइन रेट का युक्तियुक्तकरण किया गया। हाउसिंग बोर्ड में एक साथ एक से ज्यादा मकान खरीदने की अनुमति दी गई। अब बल्क परचेस में भी किसी व्यक्ति को शासन की छूट का लाभ मिलेगा। मकान लेने के साथ ही उपभोक्ता उस पर कब्जा ले सकें, यह सुनिश्चित किया गया। प्रॉपर्टी लेने के साथ ही पोजेशन मिलने से मकान लंबे समय तक खाली नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को भरोसेमंद संस्थान बनाने के लिए कर्ज माफी को मंजूरी दी। 790 करोड़ की कर्ज माफी से हाउसिंग बोर्ड की स्थिति सुधरी। नए प्रोजेक्ट आए। बीते 1.5 साल में हाउसिंग बोर्ड का कारोबार बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंचा, जबकि यह पहले महज 250 करोड़ तक सीमित था। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव कहते हैं कि बड़े बदलावों से लोगों का भरोसा हाउसिंग बोर्ड में बढ़ा है। देखिए, जो हाउसिंग बोर्ड में मुख्य रूप से बदलाव किया है उसमें एक तो अभी बल्क परचेस को अलाउ किया है कि एक व्यक्ति यदि एक से अधिक मकान लेना चाहता है तो वो उसके लिए छूट हो जाएगी, वो ले सकता है। अभी तक सिर्फ एक मकान ले सकता था, लेकिन कोई अपने मान लीजिए उसके बच्चे छोटे हैं और वो अपने 2 बच्चों के नाम पे लेना चाहता है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के नाम तो नहीं ले सकता था। तो अभी वो तीनों बच्चों के नाम आप स्वयं के नाम पे ले सकता है 3 मकान, और बाद में जब वो बालिग होंगे तो उनके नाम पे कर सकता है। तो ऐसे पॉलिसीज़ में चेंज आया है, वो सब हम लोगों ने किया है। और उसके साथ साथ कई प्रकार का जो डाइवर्शन के मुद्दे थे जिसके कारण से फ्री होल्ड नहीं हो पा रहा था, उस पर हम लोगों ने रिव्यू किया, उसमें रिफॉर्म लाया है। और उसके साथ साथ जो पोजीशन है, लोग मकान ले लिया करते थे, ताले बंद करके छोड़ दिए थे, जर्जर हो जाता था। तो अभी हम लोगों ने कहा है कि मकान लीजिए और तुरंत पोजीशन भी लीजिए। तो ऐसे तमाम प्रकार के उसमें अभी रिफॉर्म और रिव्यू ये लगातार हमारा जारी है, ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से एक बड़ा काम हम लोग कर सकें। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों को लेकर न शासन की नीति बदली है, कई नए फैसले लिए गए हैं। इन बदलावों और नई नीतियों ने न सिर्फ आम लोगों का भरोसा हाउसिंग बोर्ड के प्रति बढ़ाया है, बल्कि अब हाउसिंग बोर्ड के आवास मेले में भी इसका रेस्पॉन्स तेजी से हो रही बुकिंग के रूप में सामने भी आ रहा है। गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीनों की कलेक्टर गाइडलाइन रेट में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार इसे जमीनों की दरों में युक्तियुक्तकरण करार दे रही है। वहीं बिल्डर्स इससे जमीनों के महंगे होने की बात कह रहे हैं। जमीनों की गाइडलाइन बढ़ने का रियल एस्टेट पर क्या असर होगा, क्या कहते हैं जिम्मेदार, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद जमीनों की गाइडलाइन रेट में बदलाव किए गए हैं। 10 से 100% तक जमीनों की गाइडलाइन दर में बदलाव किया गया है। 20 नवंबर से जमीनों की नई गाइडलाइन रेट प्रभावी हो गई है। इससे रजिस्ट्री के शुल्क में भी वृद्धि होगी और जमीनों का खरीदना और बेचना पहले की तुलना में महंगा होगा। हालांकि अब बिल्डर्स कलेक्टर गाइडलाइन रेट में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। बिल्डर्स का दावा है कि इससे जमीन और मकानों की कीमत में वृद्धि होगी, इसीलिए बढ़ी जमीनों की गाइडलाइन रेट। साल 2017 से जमीनों की गाइडलाइन दर में नहीं हुआ था बदलाव। शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमत 50 से 100% तक बढ़ाई गई है। सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 30% वृद्धि की गई है। कई जगहों में मार्केट रेट और गाइडलाइन रेट में बड़ा अंतर है। कुछ जगहों में गाइडलाइन रेट मार्केट रेट से भी अधिक हो गया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसार गाइडलाइन रेट को तय किया गया। आसपास में ही अलग अलग रेट ना रहे, लोग भ्रमित ना हो, ये सुनिश्चित किया गया। एक जैसी सड़क, कनेक्टिविटी और भू स्थिति को देखकर निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने काफी पहले INS 24/7 के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में ही ये संकेत दे दिए थे कि जमीनों की गाइडलाइन रेट में बड़ा बदलाव होगा। दरअसल इस बदलाव में जमीनों की गाइडलाइन रेट को पारदर्शी, तार्किक और वैज्ञानिक बनाने का दावा किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि जमीनों की गाइडलाइन रेट और मार्केट रेट में अंतर से किसानों, मध्यम वर्गीय परिवारों को नुकसान होता है। गाइडलाइन रेट ना बहुत अधिक कम होना चाहिए और ना बहुत अधिक होना चाहिए, इसीलिए गाइडलाइन रेट का
युक्तियुक्तकरण किया गया है। गाइडलाइन रेट एकदम कम हो जाए तो भी अर्थव्यवस्था में, समाज में, प्रदेश में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसका खामियाजा किसानों को, मध्यम वर्गीय लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए इसका तार्किकीकरण होना बहुत जरूरी है। और पिछली सरकार के समय में लोगों को बड़े बड़े शराब घोटाले के पैसे खपाने थे, इसलिए उन्होंने 30% रेट को सीधा कम कर दिया। ठीक है, मैं बोलता हूं कि एप्रोप्रिएट रेट होना चाहिए। केवल कच्चे पक्के खेल करने के लिए जमीन नहीं होना चाहिए। मध्यम वर्गीय आदमी को भी घर खरीदना है, किसान को भी भू अर्जन में मुआवजा मिलना है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद कलेक्टर गाइडलाइन रेट में बदलाव किया गया है। प्रदेश में जमीन और मकान की दरों में वृद्धि हुई है। हालांकि अब बिल्डर्स इसके विरोध में उतर आए हैं। अब देखना होगा कि पारदर्शी और वैज्ञानिक वृद्धि का दावा धरातल पर कितना सही साबित होता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। ठंड का मौसम शुरू होते ही एयर ट्रैवल महंगा हो गया है। रायपुर एयरपोर्ट से बड़े शहरों की उड़ानों का किराया अचानक बढ़ गया। मुंबई से लेकर इंदौर और भोपाल तक के टिकट 10 से 15 हजार रुपए तक पहुंच गए हैं। वजह है बढ़ा हुआ हवाई आवागमन और वेडिंग सीजन। रिपोर्ट देखिए। ठंड के मौसम में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। वेडिंग सीजन, छुट्टियों और कॉर्पोरेट ट्रेवल्स की वजह से एयरपोर्ट पर रोजाना 60 से ज्यादा फ्लाइट्स की आवाजाही दर्ज की जा रही है। रायपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए किराया 13 से 15 हजार रुपए तक पहुंच गया है, जो सामान्य दिनों में 6 से 7 हजार रुपए तक होता है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइट्स का किराया भी 30 से 50% तक बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों की बढ़ती डिमांड और सीमित सीटों की वजह से फेयर बढ़ा है। मौजूदा वक्त में रायपुर से अलग अलग शहरों का एयर फेयर रायपुर से मुंबई 13,000 से 15,000 रुपए, रायपुर से इंदौर 13,000 रुपए तक, रायपुर से भोपाल 8,500 रुपए, रायपुर से हैदराबाद 7,000 से 13,000 रुपए तक, रायपुर से पुणे 16,000 रुपए। विंटर सीजन में यात्रियों की संख्या 25 से 30% तक बढ़ जाती है। ऐसे में सीट उपलब्धता कम होने पर किराया ऊपर चला जाता है। ठंड का मौसम, विंटर सीजन शुरू होते ही फ्लाइट के फेयर्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास तौर पर रायपुर से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, इंदौर जैसे बड़े शहरों तक जाने वाले फ्लाइट का किराया 30 से 50% तक बढ़ गया है। सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है लोग विंटर सीजन में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और इसके साथ साथ वेडिंग सीजन को देखते हुए फ्लाइट के किराए में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि फ्लाइट के किराए बढ़ोतरी होने से कहीं ना कहीं फ्लाइट के जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आने वाले समय में न्यू ईयर तक इसी तरीके से फ्लाइट के फेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। इन दिनों चर्चित फिल्म मेकर और निर्देशक अनुभव सिन्हा देश भ्रमण पर निकले हैं। इसी कड़ी में वो रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिया। हरिभूमि के समन्वय संपादक ब्रह्मवीर सिंह ने उनसे मुलाकात की, फिर अपनी एक पुस्तक भूत मरते नहीं भेंट की। कई ब्लॉकबस्टर और धुआंधार फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा जी, आज छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। INS 24/7 पर आप उन्हें सुन भी पाएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी समझ पाएंगे। उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, आप एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं, क्या संभावनाएं छत्तीसगढ़ में फिल्म को लेकर दिख रही है? अभी तो बहुत जल्दी है इस सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन ये बात बहुत खुशी की है कि छत्तीसगढ़ का रीजनल सिनेमा बन रहा है, और न सिर्फ बन रहा है, बहुत सफल हो रहा है, लोग देखने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। मुझे ये जानकारी नहीं थी बम्बई में बैठ के, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से। एक निर्देशक से भी मिला मैं, गैंग्स ऑफ रायपुर के निर्देशक से। जी सर, जैसे हम पत्रकार हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम खबरें ढूंढने लगते हैं, कहीं भी उतरे खबर है यहाँ पे। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक डायरेक्टर हैं। रायपुर में जैसे ही आप उतरे, यहाँ पर कई फिल्में बनी। द केरला स्टोरी की टीम जो यहाँ पर आई हुई थी, नक्सलवाद पर उन्होंने फिल्म बनाया।
बाद में ये कहा गया कि अंतर है काफी दोनों चीजों में, जैसा दिखाया गया, जैसा बताया गया और वास्तविकता जो यहाँ का सिनेरियो है। तो क्या लगता है आपको, आप यहाँ पर पहुंचे, किस तरीके से देख रहे हैं आप? स्टोरी यहाँ शूट हुई थी। ना केरला स्टोरी की टीम आई हुई थी सर, जिन्होंने केरला स्टोरी बनाया उन्होंने नक्सलवाद पर यहाँ एक फिल्म बनाया था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि दोनों चीजों पे अंतर है, जो यहाँ पर वास्तविकता है और जो वहां पर दिखाया गया है। मैंने देखी नहीं दोनों फिल्में, तो मैं फिल्मों पर राय नहीं दे सकता, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत ही यूनिक प्रदेश है, कॉम्प्लेक्स प्रदेश है, एक सामाजिक, राजनीतिक, सोशो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है एक लंबे समय से, जो बहुत वायलेंट भी रहा है। तो यहाँ पर कहानियों की बहुत सारी गुंजाइश है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उस सीधे जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर ही फिल्म बनाएं। जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो बहुत सारी ह्यूमन स्टोरीज उसके किनारे होती हैं, तो वो फिल्में बननी चाहिए। मेरी जानकारी थोड़ी कम है, मैंने पढ़ा थोड़ा कम है। एक किताब के बारे में मुझे भी पता चला है, मुझे उसके बारे में, मुझे वो किताब चाहिए, मैं ढूंढता हूँ। तो थोड़ा बहुत पढ़ा जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जानता, लेकिन इतना नहीं जानता कि फिल्म बना सकूं। बहुत धन्यवाद सर। तो अनुभव सिन्हा जी के अनुभव को आपने सुना। छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है, हर तरीके की फिल्में यहाँ पर बननी चाहिए। एक्सप्लोर करने छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और आईएनएस 24x7 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, आईएनएस 24/7 रायपुर।